स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम शिक्षण अभिरुचि का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का अधिगम या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोशल लर्निंग थ्योरी। इन्होंने दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। याद रखिएगा किन्होंने, तो अल्बर्ट बंडूरा ने। दूसरा प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, रेमंड कैटेल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? 5, 14, 16 या 8? तो देखिए दोस्तों, जो रेमंड कैटेल मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने 16 व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए हैं, जिसे 16 पीएफ भी कहा जाता है। याद रखिएगा 16 पीएफ भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? दैहिक आवश्यकताएं, तो देखिए दैहिक आवश्यकताएं सम्मिलित है। व्यक्तिवाद एवं समूहवाद ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। स्नेह एवं संबद्धता ये भी सम्मिलित है। आत्मसिद्धि भी सम्मिलित है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या दबाव? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये द्वंद्व कहलाता है दोस्तों। एक व्यक्ति में एक ही समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्रियात्मक अनुसंधान। याद रखिएगा ये स्टीफेन कोरे से संबंधित है, क्रियात्मक अनुसंधान। छठवां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, धीमे से सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक या रचनात्मकता से सीखने वाले? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धीमे से सीखने वाले बच्चों के लिए होता है उपचारात्मक शिक्षण। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर रहेगा। सातवां प्रश्न है, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर, शिक्षण का समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर जो है शिक्षण की खेल विधि जो है आधारित होती है। अगला प्रश्न है देखिए 8वां नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल या प्रोफेसर राममूर्ति? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोफेसर यशपाल जो है एनसीएफ 2005 के जो है अध्यक्ष थे। याद रखिएगा इसे। और इसका एनसीएफ 2005 का जो है हम सिद्धांत मतलब थ्योरी वाला क्लास भी जो है कराए हैं, तो प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको मिल जाएगा, एनसीएफ 2005 थ्योरी क्लास। 9वां प्रश्न देखिए, आरटी 2009 मतलब राष्ट्रीय जो मुक्त शिक्षा है अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? 5 से 12 के लिए, 12 से 18 वर्ष के लिए, 7 से 15 वर्ष के लिए या 6 से 14 वर्ष के लिए? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है ये बनाया गया है आरटी 2009। तो इसका भी जो है सिद्धांत वाला हमने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, प्यास या नींद? दैहिक उपलब्धि या दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उपलब्धि आपकी शारीरिक अभिप्रेरक नहीं है। याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भूख है, नींद है, प्यास है, ये आपके दैहिक है मतलब शारीरिक है। 11वां प्रश्न, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, भाषा पर या सामाजिक आर्थिक स्तर पर?
तो देखिए शिक्षण अधिगम का दोस्तों मनोवैज्ञानिक आधार निर्भर आपके अध्यापन शैली पर करता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी और अध्यापक का अनुपात होना चाहिए 25:1, 35:1, 40:1 या 30:1। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, 30:1 होगा। मतलब कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें बच्चों की संख्या जो है 30 होनी चाहिए और उस पर एक शिक्षक जो है होना चाहिए नियुक्त, मतलब पढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से जो है रहता है, याद रखिएगा इसे। 13 नंबर प्रश्न देखिए, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, नैदानिक मूल्यांकन का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है योगात्मक मूल्यांकन का, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मध्यावधि परीक्षा योगात्मक मूल्यांकन का एक उदाहरण है। 14 नंबर प्रश्न, कौन सा रोग वंशानुगत है? एडीएचडी, फेनिलकेटोन्यूरिया, पार्किंसंस, एचआईवी एड्स। बताइए, वंशानुगत है। तो देखिए दोस्तों वंशानुगत है आपका फेनिलकेटोन्यूरिया, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपके साइंस से संबंधित प्रश्न भी है और उसमें भी पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 15 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, रोडसा परीक्षण, WAIS या रेवन का SPM। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, भाटिया बैटरी जो है ये बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। भाटिया बैटरी याद जरूर रखिएगा, बुद्धि से संबंधित है ये। सोलह नंबर प्रश्न देखिए, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, समान प्रतिरूप का सिद्धांत इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें मानव विकास आजीवन चलता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं किंतु सभी जो सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है, इसे समान प्रतिरूप का सिद्धांत कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 या ऊपर माना गया है दोस्तों, ये इसका अंतिम अवस्था है। पहला है आपका संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, फिर है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आएगा, याद रखिएगा, जिसका जो एज है वो 2 से 7 होता है। फिर मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और अमूर्त का 11 से 15 माना गया है। कभी कभी 15 नहीं कर लिखकर इसे ऊपर भी लिख दिया जाता है, याद रखिएगा इसे। द फादर ऑफ जेनेटिक इज, मतलब आनुवंशिकी के जनक हैं। ये बहुत ही आसान सा इसका जवाब है, ग्रेगर मेंडल है, थॉमस हंट मॉर्गन है, जेम्स वाटसन है या चार्ल्स डार्विन है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? आनुवंशिकी के जनक कौन है? इसका राइट आंसर क्या करेंगे आप कमेंट में जरूर बताएंगे। जितने भी साथी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा 18 नंबर प्रश्न का। 19 नंबर प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? अब्राहम मास्लो, सिगमंड फ्रायड, कार्ल रोजर्स या जीन पियाजे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिगमंड फ्रायड ने जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और इन्होंने जो है मानव स्वभाव की उत्पत्ति के 3 तत्व बताए हैं। मानव स्वभाव की उत्पत्ति के 3 तत्व याद रखिएगा। पहला है जैसे हम बोलते हैं ईद, ईद बोलते हैं। दूसरा है दोस्तों अहम, अहम है ये। और तीसरा है आपका परा अहम, परा अहम। ये जो है मानव स्वभाव के 3 तत्व के उत्पत्ति के कारण है, याद रखिएगा इसे। 20 नंबर प्रश्न देखिए,
एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो इसका आंसर भी आप कमेंट कीजिएगा। आपको फार्मूला पता ही होगा, कल ही भी हमने वीडियो में बताया है, मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू जो 100 आप कर कीजिएगा, फिर आंसर आ जाएगा। IQ लेवल जो है, उपलब्धि जो है, इस आपका पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो जरूर बताइएगा कमेंट में इसका राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य। तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? तो अभिभावक बालक संबंध। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आनुवंशिकता, जन्मजात स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, ये सभी जो इसके जैविक कारक हैं। डाउन संलक्षण मतलब डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है दोस्तों? ये एक बीमारी है डाउन सिंड्रोम, तो इसका कारण क्या है? तो देखिए, त्रिगुणसूत्रता 21 ये जो है इसके कारण है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपके साइंस से संबंधित है ये। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता या गणना की समरूपता। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राप्तांकों की बारंबारता जो है विश्वसनीयता की अवधारणा है। जो प्राप्तांक हमें हुआ है उसका जो गिनती बारंबार रूप से करना, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? TAT, SCT, ड्रॉ-ए-मैन, MMPI। प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा MMPI। ये जो है प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। जो ऑप्शन डी है MMPI, याद रखिएगा, ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण में आता है। 25 नंबर प्रश्न। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, डेविड वेस्लर या एरिक एरिक्सन। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया है दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने। और इनके अनुसार जो बहुबुद्धि है मतलब बुद्धि है 9 प्रकार का होता है। लेकिन NCERT में दोस्तों याद रखिएगा, NCERT में जो है 8 प्रकार का बताया गया है। मतलब इन्होंने 8 प्रकार को ही माना है, 9वां ये बाद में जोड़ा गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसमें बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो आपको जो है 9 आंसर लगाना है, याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा अधिगम, बालक के चिंतन का गणितीकरण या गणित की विषय वस्तु। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालक के चिंतन का गणितीकरण करना ही गणित शिक्षण का उद्देश्य है, प्रमुख उद्देश्य। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न। पारितोषिक मतलब इनाम, गिफ्ट तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन या संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो देखिए, ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दंड और इनाम के कारण ही जो है बच्चे जल्दी सीखते हैं, याद रखिएगा इसे। 28 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। तो देखिए, कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? तो पूर्व अनुभव, ये जो है बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क, ये तीनों सम्मिलित हैं दोस्तों, ये सम्मिलित नहीं है, ये है, याद रखिएगा इसे। प्रतिबिंबन मतलब रिफ्लेक्शन, कल्पना करना और तर्क करना, ये सम्मिलित होते हैं। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि या रचनात्मकता। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी उपलब्धि। याद रखिएगा इसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देख लेते हैं वीडियो का लास्ट प्रश्न।
विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का समाधान या सामना करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शिशु अवस्था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एडोलसेंस, किशोर अवस्था, जिसमें व्यावसायिक समायोजन की समस्या का वो सामना करता है किशोर अवस्था में। एज क्या होता है? माना गया है इसे 12 से 18 जो है किशोर अवस्था की आयु होती है। अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 माना गया है और 18 से ऊपर को जो है वयस्क अवस्था माना गया है दोस्तों। तो ये थे इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड। साथ ही साथ अगर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।